नाउ हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, 1 मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, सी और नेक्स्ट रूल इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, मतलब नेक्स्ट फीचर देखो, पार्लियामेंट मतलब गवर्नेंस हो गया एक टाइप का। गवर्नेंस मतलब सलाह जो देता है, जो हमारी हेल्प करता है। पार्लियामेंट वही करता है ना जो हमारी लॉ बनाता है, लॉ बनाकर हमारी सेवा करता है। सेवा से हमें मिलती है हेल्प, और हेल्प से हम होते हैं डेवलप। ओके, तो आप ये सब याद रखना। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक टाइप की गवर्नेंस सिस्टम होती है। नाउ पार्लियामेंट की सुप्रीम अथॉरिटी होती है पीपल के पास। ठीक है, और पार्लियामेंट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, पार्लियामेंट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पीपल ऐसा दर्शाती है। ओके, आप समझ लो कि पार्लियामेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पीपल है। ठीक है, नाउ उसमें हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो 2 हाउस में डिवाइडेड है। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस सबसे पहले देखो, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो समझ लो सेंटर, एक समझ लो स्टेट। ठीक है, अब सेंटर में भी 2 है, इट इज अपर हाउस और उस एक में है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। नाउ अभी हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट में आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा दोनों भाई भाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ के दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, एक मिनट, सी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहाँ का है? स्टेट गवर्नमेंट। ये कहाँ का है? यूनियन गवर्नमेंट। तो ये दोनों की जो मेंबर्स होते हैं उनको भारत के नागरिक डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, जबकि जो हमारे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा था असेंबली और फिर लिखा हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य गवर्नमेंट का जो राज्य अपने गवर्नमेंट का पार्ट है, और राज्यसभा जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का एलसी पार्ट है, और राज्यसभा यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट। तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। ओके, वो हमारे सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारा 2 टाइप का है। 2 टाइप मतलब उसको, अगर हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम 2 टाइप में है तो उसको हम कह सकते हैं कि बाई कैमरल है। ठीक है, बाई कैमरल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसको 2 हाउस चलाते हैं, और एक हाउस दूसरे हाउस को पूछता है कि भाई मैं ये लॉ अडॉप्ट करूँ कि ना करूँ। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, फिर ये दोनों के बाद भी एक आता है प्रेसिडेंट एंड एक आता है गवर्नर। ठीक है, राज्य सरकार और
केंद्र सरकार। यहाँ पे आते हैं राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पे आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, अभी यहाँ केंद्र सरकार के जो हेड होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, केंद्र सरकार के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, जबकि राज्य सरकार के जो हेड होते हैं, राज्य सरकार के जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। ठीक है, केंद्र सरकार के कौन हेड होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप समझने की ट्राई करो। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया था खत्म। नाउ हमारे जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्राइमरी जो रूल करता है वो कौन करता है? सीएम। और हमारे जो जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ रूल करता है पीएम। ठीक है, तो यही बोला गया है। ओके, देखो गवर्नमेंट यहाँ पे है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन इज carried out by prime minister at union level. Okay, and sorry मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वो एक मिनिस्टर की काउंसिल, मतलब एक मिनिस्टर का ग्रुप करता है एट यूनियन लेवल, जिसके हेड होते हैं, मतलब मुखिया होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि सेंट्रल लेवल पर एक्चुअल में जो राज्य करते हैं, ठीक है, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। अभी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। इसी तरह जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। ओके, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मैंने आपको बोला जो ग्रुप है जिसके हेड होते हैं पीएम, ठीक है, वो होते हैं क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, नाउ देयर इज वन इंफॉर्मेशन दैट इन राज्यसभा, मेरे जो हैंड राइटिंग है वो गुजराती है, ठीक है, राज्यसभा 12 members are nominated by president। इसको आप 4 मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, क्या कह रहा है कि इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। उसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट ही चुनेगा और कोई नहीं चुनेगा। ओके, नाउ राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। ओके, क्या कहते हैं? राज्यसभा इज परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years।
ओके, देखो आपको मैं समझाता हूँ कि राज्यसभा वो एक ऐसा हाउस है जो कभी नहीं रुकता, ठीक है। और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो 1/3 एक तिहाई मेंबर्स होते हैं, एवरी 2 ईयर्स रिटायर होता है, ठीक है। सपोज कर लो इस बार, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो इस बार आ गए 600 मेंबर्स, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आफ्टर 2 ईयर्स 1/3 मेंबर, मतलब 600 का 1/3 कितना होता है, 200। दैट इज आफ्टर 2 ईयर 200 मेंबर विल गेट रिटायर। ओके, आई होप आपको मैं आसान से समझा रहा हूँ और आप आसान से समझ रहे हैं। ओके, और उसका एक सेकेंड रूल ऐसा भी है कि राज्यसभा के ईच मेंबर की जो होती है 6 साल की टेन्यूर होती है। ओके, आपको मैं बताता हूँ कि सपोज एक कर लो एक मेंबर है, वो उसकी जो टेन्यूर होती है, टेन्यूर मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट, मतलब आप कह सकते हो उसकी जो मेंबरशिप होती है, उसकी एक्सपायरी डेट राज्यसभा में 6 ईयर्स की होती है, ठीक है। आप ये थोड़ा समझ लेना, वाई, बिकॉज मेंबरशिप ऑफ एनी मेंबर एक्सपायर्स आफ्टर 6 ईयर्स, एंड ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि एवरी 2 ईयर, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर। तो ये जो मेंबर रिटायर होते हैं वो कौन होते हैं, जिसकी 6 साल की टेन्यूर खत्म हो गई होती है, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, ठीक है। जो आप यहाँ का स्टेटमेंट था, दैट इज एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर गेट रिटायर्ड, मतलब जो 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। वो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जिसकी 6 साल की जो टेन्यूर होती है वो खत्म हो गई होती है, ठीक है। बाकी के जो 2/3 मेंबर होते हैं उसकी 6 साल की टेन्यूर खत्म नहीं होती है, और जो 6 साल उनकी जो खत्म नहीं होती है वो बाकी के 4 या 2 साल के खत्म करके रिटायर हो जाते हैं। ओके, नाउ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो एक बार जरूर लाइक कर देना। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो राज्यसभा है, ठीक है, और लोकसभा है, अभी जो पावर्स होती है, जो ताकत होती है, वो लोकसभा की ज़्यादा है, राज्यसभा की कम है। वाई, बिकॉज लोकसभा have members which are directly elected by president and Rajya Sabha have members which are sorry आप ये भूल जाओ, मैंने क्या बोला कि पावर जो होती है वो लोकसभा की ज़्यादा होती है। वाई, बिकॉज लोकसभा हैज़ मेंबर विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द इंडिया, एंड राज्यसभा हैज़ मेंबर which are not directly elected, which are indirectly elected by people of India. Thus, the power of Lok Sabha is higher. Okay, चलो अभी हम आते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी पर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो जुडिशरी होगी, जो हमारी जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और इम्पार्शियल होगी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लोकल कोर्ट्स, दैट इज if you have any problem then you can go to local courts, then if you have any problem then you can go to district court, then if you have any problem then you can go to high court, and if the problem is not solved yet then you can go to supreme court. Okay, so this is independent system, that is सपोज कर लो कि आप हाई कोर्ट में चले गए, ओके सॉरी आप गए लोकल कोर्ट में। सपोज कर लो आपका जो डिसीजन है लोकल कोर्ट का
आपको उनका जो जजमेंट है वो आपको नहीं पसंद आया, दैट इज विच इज नॉट इन फेवर ऑफ योर साइड, देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट will be same as judgment of lower court, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लो एक केस है, ठीक है, तो एक केस में लोअर कोर्ट बोलता ये है कि भाई आप गुनहगार हो, ठीक है, आपको नहीं पसंद और आप चले गए हाई कोर्ट में, तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हाई कोर्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज हाई कोर्ट एक अच्छा वाला एक मतलब सेकेंडरी कोर्ट है एंड इट इज नॉट बाउंडेड दैट जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने लिया है वही सेम डिसीजन हाई कोर्ट ले, ओके। सो इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वाई, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट जजमेंट ऑफ JUD, judgment of all courts are same, means all courts come in one favor, okay। आपको मैंने ये बता दिया that is what is meaning of independent judiciary and what is impartial judiciary, that is any of the court will not be partial, मतलब partial मतलब क्या होता है, किसी को ज़्यादा चांसेस देना किसी को कम चांसेस देना, नहीं, all the courts will be equal to the all of the people of India, okay। I hope आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग, सॉरी, यस, आई होप आप लोगों को ये दोनों वर्ड का मीनिंग पता चला। आप हम एक बार रीड कर देते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड, सॉरी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ, सी सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप, ओके, देन देर इज हाई कोर्ट, देन देर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विच आर ऑल्सो नोन एज लोकल कोर्ट्स, ओके। तो ये उसकी जो हायरकी हो गई वो है, एंड सी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाउंडेड टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है, यहाँ समझ लो सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ समझ लो लोकल कोर्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ जस्टिस सुनाती है और हाई कोर्ट कुछ जस्टिस सुनाती है, ठीक है, देन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंपल्सरी टू द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोकल कोर्ट का जो जजमेंट हो वही सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आए, बट इट इज नेसेसरी दैट जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही लोकल जो कोर्ट का जजमेंट है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। आई अगेन रिपीट, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, देखो लोकल कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जजमेंट ऑफ लोकल कोर्ट इज सेम एज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी फॉलोड बाय द जजेस ऑफ द लोकल कोर्ट, because why, because सुप्रीम कोर्ट इज पावरफुल, ओके। और यहाँ सब केस नहीं कर सकते, यहाँ बहुत कम ही केस होते हैं, जैसे कि जो दो स्टेट होते हैं, दोनों स्टेट के बीच के मैटर लाइक इंटर स्टेट रिलेशंस, ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ओके। ये शायद पूछा जा सकता है, वाई, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
Why? Because it protects the constitution and its judgment is final, and no one can go opposite to the judgment of Supreme Court. I again repeat, the Supreme Court can go opposite to the judgment of local court, but local court can't go opposite to the judgment of Supreme Court. Okay, I hope I have made you very clear. Now let's proceed further. See, अमेंडमेंट, मैंने आपको बोला अमेंडमेंट क्या होता है. अमेंडमेंट इज सिंपल चेंज. जो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उसको कहते हैं अमेंडमेंट. ओके, नाउ अमेंडमेंट कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या हुआ? इफ देर आर 49 people, okay, if there are 100 people, then सिंपल मेजोरिटी क्या हुआ? अगर किसी के पक्ष पर 51 पीपल ने यस वोट कर दिया और 49 पीपल ने नो वोट कर दिया, then the bill will pass with simple majority. Okay, suppose there are 100 people and the number of votes are 50% plus 1. What is 50% of 100? That is 50, and plus 1, that is 51 हो गया, because 51 is greater than 49. ओके, सिंपल मेजोरिटी आई होप आपको समझ में आ गया. दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ वोटिंग प्लस 1. If this amount of votes will come in the situation, in the position of any of the stand, then that bill will pass from parliament with simple majority. ओके, अभी क्या हुआ कि सिंपल मेजोरिटी तो सही है, बट देयर आर सम अमेंडमेंट इन विच 2/3 people should agree. Okay, I know it's hard, but let's understand again. What is a simple majority? In which more, see, simple majority is that, सपोज कर लो कि अगर हमारे पास 100 बंदे हैं, ठीक है, इफ 50% plus 1 member of the total member agrees to pass the bill or the act, the bill will pass with simple majority. But in special majority, 2/3 members should agree. Okay, there are some bills in which we use special majority and simple majority. Okay, see, in स्पेशल मेजोरिटी इज यूज इन कंकरेंस. मैंने आपको बोला था ना, जो कंकरेंस लिस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बिल पास करने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों सरकार की चलती है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, वहाँ पे दोनों की चलती है, तो वहाँ पर होती है बिल 2/3 मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होते हैं. कहाँ पे और किस पर? सो इफ एनी टॉपिक बिलोंग्स टू कंकरेंट लिस्ट and it comes to the parliament, then that bill should pass with special majority. Okay, now if any amendment is to be made between union, state or supreme, then okay, see, अगर कभी किसी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है? दैट इज रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो सबसे पहले स्टेट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, सबसे पहले स्टेट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है. नाउ if Parliament does not hear you, then you can go to Supreme Court, and judgment of Supreme Court
also can be bring to the amendment. ओके, नाउ सपोज कर लो कि मेरा पार्लियामेंट में जो मेरी सपोज कर लो मेरी एक सरकार है, ठीक है, वो पार्लियामेंट को अप्रोच करती है कि भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लो, लेकिन नहीं सुनती पार्लियामेंट। सो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। चलो मेरी गुजरात की सरकार है, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया जजमेंट। नाउ दिस जजमेंट कैन बी amended, okay, it have to be accepted by parliament. Why? Because supreme court is interpreter and guardian of the constitution. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा why the judgment of supreme court can be amended. Okay, now एक स्टेटमेंट है हमारा, क्या है वो, दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, मैं आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट करके समझा देता हूँ। दैट इज if we start and it is written that अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है and हमें पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और जो पार्लियामेंट है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। नाउ जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देखो जब भी हमारा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें सिर्फ ऐड होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये आप याद रख लेना। ओके, सो देयर इज नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन while amendment, because amendment is only the addition of some rules according to the public. Okay, now see, as simple majority. Okay, 1 minute, I am just zooming. Yes, see, in parliament simple majority can bring amendment. Thus constitution is known as flexible document. Okay, ठीक है, why? See, constitution is known as flexible document, but it not is flexible at some time. Parliament is called flexible document at some time, but it's not flexible document at some time because it requires simple majority and it requires special majority depending upon अलग means different केस होते हैं, ठीक है, उस पर डिफरेंट जो बिल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई जो हमारा बिल होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना है या फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। सो इट इज नोन एज, सो इट इज कॉल्ड एज इनफ्लेक्सिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड दैट सिंपल मेजोरिटी कब यूज करनी है या फिर स्पेशल मेजोरिटी कब यूज करनी है, बट इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल। व्हाई? बिकॉज इवन सिंपल मेजोरिटी वाले लोग होते हैं वो भी आपके अमेंडमेंट कर सकते हैं, दैट इज मोर देन 50% प्लस 1। सपोज इफ देर आर 100 पीपल देन 50% मीन क्या होगा, 50 प्लस 1 मीन्स 51 पीपल, दैट इज इफ 51 पीपल इज प्रेजेंट एंड एग्रीज then there could be amendment. If 2/3 people agree then there should be also amendment, but ये कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इट्स नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, so I hope the amendment in constitution is clear to you. Now let's come to this 9th part, means universal adult suffrage। देखो इसका एक सिंपल मीनिंग है, दैट इज
if any citizen wants to participate in any government activity, then he or she should be over 18 years। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी सिटीजन को भारत की कोई भी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी में पार्ट लेना है, देन ही शुड बी अबव 18 years of age। ओके, सो इट इज नोन एज what it is known as universal adult suffrage, that is 18 years तो कंपल्सरी होना ही चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सेक्युलरिज्म, दैट इज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने ऑल रिलीजन आर इक्वल। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने सब रिलीजन, सब धर्म इक्वल है, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रमोट एनी ऑफ रिलीजन, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज impartial to all religion, is not partial to any religion। ओके, आई होप आपको सेक्युलरिज्म भी समझ में आया होगा। देन 11th इज जुडिशियल रिव्यू। सी, जुडिशियल रिव्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स वर्किंग ऑफ यूनियन स्टेट विथ jurisdiction। Okay, now without disrespecting the powers of parliament, the constitution have made afford to judicial review। parliament amendment ordinance। ओके, तो मैं आपको ये भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। सी, सपोज इफ देयर इज अ जजमेंट, if there is judgment by any court, okay, based on interstate relation, on any disputes, okay, one can opt for judicial review। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या काम करेगा कि भाई सपोज कर लो मुझे सुप्रीम कोर्ट के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं जुडिशियल रिव्यू तभी करूँगा। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा कि माई गवर्नमेंट विल गिव मी 2 to 3 हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स विच विल रिव्यू, जो मेरी स्थिति को, जो मेरे जजमेंट को देखेगा कि भाई ये जजमेंट करेक्ट है या नहीं है। ओके, एंड इसका जो असर होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ओके, और ये जुडिशियल जो रिव्यू है वो ऐसे ही मतलब एलिजिबल नहीं होता। इट इज ओनली अवेलेबल टू वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स लाइक इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, देखो, तो मैंने क्या बोला था आपको, जुडिशियल रिव्यू होता है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। सॉरी, मैं थोड़ा स्क्रीन अच्छा कर लेता हूँ। हाँ, तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो होता है जजमेंट, जुडिशियल जजमेंट पर होता है। पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पर भी बिठाया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, कोई बाहर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर की कोई सहायता आ रही है, वहाँ से भी हम जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। ओके, एंड लास्ट में लिखा है कि इफ
court finds any discrepancy, then it can stop declaring them unconstitutional. तो मैंने क्या बोला कि सपोज कर लो अगर जुडिशियल रिव्यू आ गया, ओके, और जुडिशियल रिव्यू ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, वो 2-3 लॉयर्स की बेंच ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, देन अगर जो कोर्ट है, ठीक है, अगर कोर्ट को लगा कि भाई ये स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो स्टेटमेंट जो जुडिशियल रिव्यू ने दिया था वो स्टेटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगा। दैट इज द स्टेटमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब ये है कि भाई ये जो आप जो बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो क्या कहते हैं देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स है ना, वो उसको कहते हैं मूलभूत अधिकार गुजराती में, मतलब these are minimum rights which should be available for India, okay, which should be available for Indian citizens। उसमें हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, बस खाली ये समझ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ओके, फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट इन लाइफ, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था फंडामेंटल राइट्स आर देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज every citizen has to do some duties, okay, like respect the national flag, like preserve the governmental buildings and all that, okay, so these are some fundamental duties which everyone should follow, and fundamental rights are such that फंडामेंटल राइट्स मतलब आप समझ लो कि वो ही सबसे ऊपर है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको जीने का अधिकार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको डेवलप करने का अधिकार देते हैं खुद को, ठीक है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर देयर, ठीक है, अगर आपका ये कुछ भी डिस्टर्ब होता है, ओके, if fundamental right or fundamental duty is disturbed, then right to constitutional remedies is there available for you, okay. Now I hope fundamental rights and fundamental duties are understand. Now let's come for DPSP, means directive principle for state policy. Suppose if state is working in a direction, okay, then constitution will say that constitution स्टेट को ये बोलेगा कि भाई अगर तुझे कोई आई एम ट्राइंग टू स्पीक ओनली इन गुजराती, ओके, जो કોન્સ્ટિટ્યુશન હશે ને, કોન્સ્ટિટ્યુશન એ સ્ટેટને કહેશે કે ભાઈ તારે કાંઈ સારું કામ કરવું હોય, if you want to do betterment in life, then you should adopt some rules which are mentioned in constitution as directive principle for state policy, okay, so it is there. I am again repeating what is directive principle for state policy. See, it is some rules which is not compulsory, but see, આ એક રૂલ છે, આ એક ઘણા બધા રૂલ છે which are there in constitution, and આ જે રૂલ છે એ should followed by state government. See, if state government does not want to follow that rule, then it's okay, but જો એને પોતાના
લોકોનું પ્રોટેક્શન કરવું હોય, if that people, so if that government wants to protect the people, if the government wants welfare and security of people, then government should follow the golden rule given in the constitution, but at the same time it is not compulsory to follow, but it should follow for welfare, security and protection of people. That is known as directive principle of state policy. That is, I am again repeating, DPSP, and short form DPSP પણ કહેવાય. Okay, so DPSP are some rules which are mentioned in constitution, which are not mandatory, but state government should adopt it for welfare of their people, for security reasons, or for development and for protection of people. Okay, જો આ DPSP adopt ન કરે then it's okay, but if it is adopting then it will be highly a benefit for people only. Okay, so I hope આ DPSP આ એક રૂલ્સ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. ઓકે, તો આ DPSP તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. હવે આપણે આવી લો પ્રોવિઝન ફોર બેકવર્ડ સેક્શન એન્ડ ટ્રાઇબ્સમાં. Okay, so at the time of we can say partition, there were some tribes and there were some sections which remained backward. Okay, there are some sections which are very poor, there are some communities, or we can say there are some peoples which belong to some section, that is OBC, SC, ST, okay, which are not developed yet. Okay, so a government should made, and government have made some provisions for those people. Okay, government have made provision for those people who are not advanced, who are backward. Okay, so what they have done, they have made reservations कि भाई if you are from this category then the particular amount of seat will be reserved for you because you want to develop. Okay, so reservation quota is provided for them because આપણે આને પણ ડેવલપ કરવા છે ને. આપણે તમને ખબર છે we have discussed socialism. so સોશિયાલિઝમમાં શું કહેતા હતો કે બધાય આપણે વેલફેર ઓફ નેશનના સરખી રીતે ભાગ લેશું. Okay, so it should be our duty to uplift the life of backward sections and tribes. Okay, so government has made reservations. Okay, government has made reservation at very local level, like panchayat, like municipalities, like state governments, like even central government also. Okay, so that the tribe, which are backward and other backward classes like OBC section, SC section, ST section can be also uplifted. Okay, એ લોકોની પણ જિંદગીમાં કંઈક ડેવલપમેન્ટ થાય. ઓકે, તો ચાલો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 8 થાય છે પૂરું. હિયર ચેપ્ટર 8 is ended. Now what I wanted to say is that after seeing this video you should go through the textbook of yours which is provided by your school, chapter 8, framing of constitution. That is how constitution is framed, what are the different parts of the constitution and what are the silent features of the different parts which we have discussed today. But if you will read today only after seeing this video, then I am sure that all the things will be clear to you. Okay, so goodbye from my side, and if you have any doubt then you can write in the comment section or you can contact your mentor. Now I will be providing these notes on the link which is given below. Okay, so goodbye, take care, Jai Hind.